हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ख़त्म कर दिया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो अप्रोच थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। वो हमने दोनों अच्छी तरह से की और आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं सप्लाई। आज सप्लाई की डेफिनेशन और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अब स्टार्ट करते हैं हम सप्लाई। सप्लाई डेफिनेशन या मीनिंग। It refers to the quantity of a good which a producer is ready to supply at a particular price and time। किसी commodity की quantity जिसे एक producer is ready to supply या is ready to sell at a पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कोई प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी की, कोई स्पेसिफिक कमोडिटी, जैसे ये पेन है, 10 रुपए का पेन है, तो इस की 10 रुपए में कोई प्रोड्यूसर इसकी कितनी यूनिट बेचने के लिए तैयार है। तो किसी गुड की कमोडिटी इसकी, जैसे अगर हम मानते हैं 20 यूनिट सेल करने के लिए तैयार है कंज्यूमर, प्राइस 10 है, तो वो क्वांटिटी जो हम 20 बोल रहे हैं वो बोलते हैं होती है सप्लाई। अब नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस है कि प्रोड्यूसर के पास इस पेन की कितनी यूनिट रखी हैं रेडी, उसके गोदाम में है, उसकी शॉप पर है, कहीं भी हैं, उसके पास कितनी यूनिट पेन की रखी हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। इट रेफर्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए गुड हम इसको पेन या मार्कर जो हम यूज कर रहे हैं उसको बोल देते हैं। अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम पर, यहाँ प्राइस नहीं लिखा है, बेचने के लिए तैयार नहीं है इसलिए यहाँ प्राइस नहीं आया। सप्लाई की डेफिनेशन में प्राइस एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, यहाँ पर है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम पर प्रोड्यूसर के पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर अब एज्यूम कर लो आज इसकी 1000 यूनिट हैं, लेकिन आज ही 900 यूनिट सेल हो गई, तो कल के लिए क्या बची? सिर्फ 100। तो एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर, एट ए पर्टिकुलर टाइम पर किसी सेलर के पास जो स्पेसिफिक कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी कितने यूनिट अवेलेबल हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। एक चीज देखो, यहां जैसे हमने डिमांड किया था उसी तरह स्टेप बाय स्टेप वही चीजें सप्लाई में होंगी, सारी उसी तरह चलेंगी। डिमांड थी, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड थे, तो यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आ गई, तो उसी वे से चलेंगे। लेकिन जो सप्लाई है वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? प्रोड्यूसर। और जो डिमांड थी वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? कंज्यूमर। एक चीज और ये नहीं करना, आपने मिक्स नहीं करनी डिमांड और सप्लाई। अब हम कर रहे थे कि प्राइस इसका 10 रुपीज है और इस पर डिमांड इसकी 2 है और सप्लाई हम कह रहे थे 20, कि डिमांड तो 2 ही है, ये 20 को खरीदेगा कौन? सप्लाई वो 20 कर रहा है।
तो हमें खरीदने से यहाँ मतलब नहीं है कितनी बिकेंगी, ये कितनी सप्लाई, कितनी यूनिट सेल करने के लिए तैयार है। ये प्राइस 10 है तो 10 रुपीज पर कितनी यूनिट ये सेल करने के लिए तैयार है प्रोड्यूसर, उसकी सेल होती हैं या नहीं, वो बात की बात है। हमने सिर्फ ये देखना है। तो इसलिए जो हम आगे हम सारा ये चैप्टर करेंगे सप्लाई का, तो इसको डिमांड के साथ अटैच करना आपने, वही चीजें आएंगी। लेकिन दिमाग में डिमांड को रख कर तब ये अपोजिट करना है। ये नहीं कि ये तो होगा ही नहीं जी, डिमांड में तो आपने ये बोला था, तो वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो अब सबसे पहले हम करते हैं फैक्टर में प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। जो पेन हम अब यूज कर रहे हैं इसका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर अभी हम प्राइस 10 यूनिट पर पीस कह रहे हैं तो इसमें हम एग्जांपल रहे हैं कि वो 20 यूनिट सेल करने के लिए रेडी है। तो कमोडिटी का प्राइस अगर राइज होता है तो इफेक्ट करेगा सप्लाई को, कि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, कि इंक्रीज प्राइस पर वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि सबसे पहले जो सप्लाई है वो डिपेंड करेगी कि कमोडिटी का प्राइस क्या है, कम है या ज्यादा। कम प्राइस पर कम सप्लाई के लिए तैयार होगा और ज्यादा प्राइस पर ज्यादा। प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनका प्राइस, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो वो पे कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहे हैं हम, प्राइस को जो पेमेंट कर रहा है प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, अगर ये कम है, ये सारी चीज चीपर रेट पर मिल रही हैं, तो जो उसका प्रॉफिट होगा इनको तो कम दे रहा है, और जो अगर इसका 10 to 20, तो उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगी, ज्यादा। और अपोजिट, अगर इनकी पेमेंट हाई है, कॉस्टली मिल रही है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या होगा, उसको कम बचेगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी डाउन होगी। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कब करता है, जब उसको प्रॉफिट लगे। कोई भी चीज है, अगर प्रोड्यूसर को ये लगेगा कि इसमें प्रॉफिट है, तभी उसको प्रोडक्शन करेगा, तभी उसकी सप्लाई करेगा। अगर प्रोड्यूसर को ये पता है कि पेन प्रोड्यूस करके सिर्फ लॉस होना है, तो वो पेन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, और कुछ चीज करेगा। तो पेन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो ही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम होगी, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। इसके बाद हम करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर के पास
हाई क्वालिटी की अगर टेक्नोलॉजी है, हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी होगी तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट राइज होगा, और प्रॉफिट राइज होगा तो उसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा होगी। तो अगर प्रोड्यूसर के पास टेक्नोलॉजी अप टू डेट है तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सप्लाई ज्यादा। अगर इंफीरियर क्वालिटी की है आज से 20 इयर्स एगो, 20 साल पहले जिस से प्रोड्यूसर पेन बना रहा था आज भी उसी पे लगा हुआ है, तो क्या होगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि टेक्नोलॉजी उसकी लो क्वालिटी की है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टेक्नोलॉजी चेंज जो करते रहते हैं, वो उसका रीजन यही है कि हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी होगी तो उनके पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लगेगी, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हाई जो क्वालिटी की टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, और अगर लो क्वालिटी की इंफीरियर की ओल्ड टेक्नोलॉजी तो वो होगी सप्लाई कम ड्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब है टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगा देते हैं प्रोड्यूसर पर। जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करते हैं प्रोड्यूसर पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर दी गवर्नमेंट ने, कि जो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है कि जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। तो एक्साइज ड्यूटी लगाने से पे कौन कर रहा है? सेलर। तो जो उसकी कॉस्ट लगी तो टोटल उसका जो खर्चा होगा, एक तो जो प्रोडक्शन पर कॉस्ट लगी जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी में बात कर रहे थे, प्लस टैक्स हो गए, पेमेंट टैक्स की सैलरी करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो अगर टैक्स हाई रेट हैं, ये तो उसकी अपनी कॉस्ट है, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे या पुरानी रखे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो टैक्स है वो गवर्नमेंट इंपोज करती है, तो अगर टैक्स ज्यादा हो गए तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसको प्रोडक्शन करना, मार्केट तक लेकर आना महंगा पड़ेगा, तो उसकी सप्लाई कम होगी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जो हम इंपोर्ट करते हैं या प्रोड्यूसर जो भी इंपोर्ट करता है उसके ऊपर टैक्स लगाना, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अगर कोई चीज दूसरे कंट्री से 10 रुपए में हम परचेज करते हैं और उसके ऊपर 50 रुपए टैक्स, तो इंडिया में आकर वो 60 रुपीज की हो गई।
और इसकी जगह अगर उस पर 150 टैक्स लग गया तो ये 260 की होगी। तो जो टैक्स, अगर दोनों की बात कर रहा हूं मैं, टैक्स अगर हाई रेट के हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट ज्यादा होगी, तो उसको प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम। और अगर टैक्स लो रेट के हैं, कम हैं, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो उसका जो सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, वो ज्यादा खरीदेगा। इसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में किया था हमने। यहां डिमांड को ध्यान में रखना है, डिमांड को आगे नहीं रखना। कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट नहीं होगा यहां पर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कि कोई फर्म है वो ए और बी 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। जैसे अगर हम ये कर देते हैं रेड पेन और ये है ब्लैक पेन। एक फर्म है जो रेड पेन और ब्लैक पेन प्रोड्यूस कर रही है। नॉर्मली तो दोनों का सेम ही रेट होता है, एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ब्लैक पेन का रेट 20 है और इसका 10 है। तो इस केस में फर्म क्या करेगी कि ये 20 रुपए में सेल हो रहा है तो चीज तो वही है, तो ब्लैक पेन को ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी, इसकी प्रोडक्शन कम होगी। इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा। तो जो उसके पास रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को यहां से उठाकर वो इधर ट्रांसफर कर देगी, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज। इसका तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई कम हो गई। किसकी वजह से? इस पेन के रेट के बढ़ने से। तो अगर कोई भी फर्म 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, जैसे अगर हम फार्मर की बात करते हैं, राइस और वीट, ये अलग अलग टाइम पर होते हैं। ज्यादा वीट भी कर सकता, ज्यादा राइस भी, लेकिन एक वैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो फार्मर क्या करेगा, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। या फार्मर को रहने देते हैं, अलग अलग टाइम पर दोनों क्रॉप होती हैं, हम एक किसी होलसेलर के पास है ये दोनों चीज, वीट और राइस। तो अगर राइस का प्राइस बढ़ रहा है, ज्यादा है, तो वो वीट मार्केट में सप्लाई ना करके राइस की सप्लाई करेगा ज्यादा। इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या है कि अगर फर्म ही 2 चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी दूसरी गुड का प्राइस ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसकी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आएगा। अगर पेन 10 रुपए की जगह ये 8 रुपए का हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। फर्म रेड पेन ज्यादा बनाने शुरू कर देगी, इसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। अब इसकी सप्लाई किसकी वजह से हुई? 8 रुपए की वजह से, कि इसका प्राइस डाउन हो गया। तो इसलिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में एक फर्म की देखनी है, ना कि हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो डिमांड को इसके साथ में रखना है, इसके आगे नहीं, इसके कॉन्ट्रास्ट में नहीं रखना है कि इसके साथ हाँ ये डिमांड में था, नहीं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव हम करते हैं।
सेल मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी फर्म का ऑब्जेक्टिव या मोटिव है कि सेल मैक्सिमम हो, कि इसी पेन की बात करते हैं, फर्म कह रही है कि मेरे को चाहे 1 रुपया मिले पर पेन, चाहे 2 रुपये या 50 पैसे, लेकिन पूरी मार्केट में जहां भी जाएं ये पेन दिखे। हाँ जी, मार्कर पेन देना, लो जी, पूरे इंडिया में कहीं भी कोई देखे तो हर जगह ये पेन हो, ये उसका मोटिव है कि सेल मैक्सिमम हो। तो क्या होगा कि सप्लाई ज्यादा करेगा। अगर सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट मैक्सिमम, मुझे नहीं पता है, फर्म कह रही है कि मेरे को तो 5 रुपए पर यूनिट इस पेन पर मिलने चाहिए। अगर कोई कहता है 4 रुपए का प्रॉफिट पर मुझे दे दो, तो फर्म नहीं देगी, कि जब उसको 5 रुपए या इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो फर्म सेल करेगी, उसकी सप्लाई करेगी। तो इस केस में तभी सप्लाई करेगी जब उसका प्रॉफिट 5 से ज्यादा या 5 होगा, तो सप्लाई कम होगी। अगर सेल मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट न सप्लाई ज्यादा होगी, और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ऑब्जेक्टिव तो उसकी सप्लाई कम होगी। इसके बाद लास्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। अभी हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक पेन का एग्जांपल ले रहे हैं सभी इन, लेकिन नेचर ऑफ द कमोडिटी, ये पेन की जगह कोई अगर बोर्ड है, लाइट है, कोई भी चीज है, उसको फर्म इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। लेकिन अगर जो फार्म प्रोडक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, जो फार्मर प्रोड्यूस कर सकता है, अगर रेन कम हुई या रेन इतनी ज्यादा हो गई, फ्लड आ गया, तो क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है, जैसे हम एग्जांपल व्हीट राइस का ले रहे थे, तो वो प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। फिर जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, तो जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो नेचर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर नेचर फेवरेबल हो गई, टाइम पर बारिश आती है, टाइम पर सब कुछ होता है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अगर इसके उल्टा हो जाता है, टाइम पर नहीं हो पाता कुछ भी, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। चाहे व्हीट है, राइस है, शुगर केन, कुछ भी है, फार्म प्रोडक्ट्स, चाहे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनकी ये नेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगी सप्लाई की, सप्लाई ज्यादा होगी या कम। यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं करता। प्राइस मैटर कब करता है? जब यहाँ से प्रोडक्शन होकर होलसेलर के पास, शॉपकीपर के पास, उनके पास आ जाती है। तो अगर प्राइस ज्यादा होगा तो वो जो उसके पास स्टॉक जितने दिन का भी जैसा भी रखा उसको ज्यादा बेचेंगे या उसको कम बेचेंगे। तो आज हमने सप्लाई चैप्टर में मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ स्टॉक और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई किया है। अब इससे आगे हम सप्लाई के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।